नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। मामले की जांच को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए रांची पहुंच चुकी है। टीम ने चेरी मनातो स्थित सीयूजे कैंपस में अधिकारियों से मिलकर इसकी जानकारी ली, साथ ही नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेज भी मांगा है। सीयूजे में जून 2017 से अगस्त 2020 के बीच हुई नियुक्तियों में 50 शिक्षक और 62 शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने पूरे मामले की जांच कराने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विभाग को पत्र लिखा था। ज्यादातर नियुक्तियां तत्कालीन कुलपति नंद कुमार यादव इंदू के कार्यालय में हुई है। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने किसी भी जांच टीम के आने से इनकार किया है। कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, गलत बात है। अफवाह विश्वविद्यालय के बदनाम करके कोई ऐसे अफवाह उड़ाते रहता है। यहाँ कोई रेट नहीं हुआ। यहाँ आप 10 बार पूछेंगे तो वही बोलेंगे यहाँ कोई यहाँ रेट नहीं हुआ। कोई नहीं है, जानकारी कुछ नहीं, कोई नहीं है। और देखिए, गढ़वा में रंका, चिनिया, रमकंडा, भंडरिया और बड़गढ़ प्रखंड के इलाकों में जंगली हाथियों ने आतंक से लोग सहमे हुए हैं। यहां जंगल से निकलकर हाथी अचानक रात में गांव में पहुंचकर हमला करते हैं। दरअसल ग्रामीणों के बिछाए बिजली के तार में फंसकर एक हाथी की मौत हो गई थी, जिसके बाद हाथी गुस्से में है। बताए जा रहे हैं कि हाथियों के दल ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं भौरी ग्राम के पुरवारी टोली में भी घरों को ध्वस्त कर दिया है। घर की दीवार तोड़ने के बाद हाथी घर में रखे 10 बोरे धान को भी चट कर गए। वहीं वन विभाग के मुताबिक पासी में बेतला नेशनल पार्क है और वहीं से छत्तीसगढ़ के रास्ते हाथी आ जाते हैं और उनके रास्ते में जो भी घर आता है उसे तोड़ते हुए वे आगे बढ़ते हैं। वन विभाग फिलहाल नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने में जुटा है। लुकवाड़ी करने के बाद आदमी लोग जमा हुआ, उसके बाद हम लोग लुकवाड़ी बांधे, उसके बाद हाथी हम लोग तरफ दौड़ने लगे। अच्छा। पहले हम लोग फिर घर में डर से, मतलब घर में दुबक गए, भयभीत हो गए ना? हाँ, भयभीत हो गए, घुस गए। तो हाथी के द्वारा, हाथी की संख्या कितनी थी? हम लोग मैंने हमारा नजर में 6 को के हम देख चुके हैं। जब धान का पैदावार तैयार होने लगता है तो हाथी जंगल से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं और फसल की बर्बादी करते हैं, खाते हैं। इसके लिए हम लोग वनरक्षी का टीम बना हुआ है, कुछ ट्रैकर्स हैं, उसको लेके हम लोग प्रयास करते हैं कि हाथी को जंगल में खदेड़ दिया जाए। और खबर गिरिडीह के विभिन्न इलाकों से, जहां अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। यहां बड़ी शराब कंपनियों के नकली प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं और उसे जिले भर में खपाया भी जा रहा है। राजधनवार प्रखंड में गुप्त सूचना पर धनवार पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब की पैकिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले ढक्कन और लेबल जब्त किए। इस दौरान एक कारोबारी की गिरफ्तारी भी की गई। पुलिस ने ओरवाटाड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान गाड़ी से ये सामान जब्त किए। वहीं गाड़ी चालक पुलिस को चकमा देकर गाड़ी सहित भाग निकला था, जिसके बाद पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। के खिलाफ अलग अलग थानों में मामला दर्ज है और ये काफ़ी दिनों से इस धंधे में सक्रिय रहा है। इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके साथ कौन कौन लोग संलिप्त, किनकी संलिप्तता है और ये किनको ये सप्लाई करता है, जिसको अभी पुलिस जांच कर रही है। और जो भी इस गोरख धंधे में शामिल है, निश्चित तौर पे सभी पे कार्रवाई होगी। और अब खबर गोड्डा से, जहां ईसीएल परियोजना की ललमटिया से फरक्का एनटीपीसी जाने वाली रेलगाड़ी हर रोज ग्रामीणों को दहशत में डालती है।
दरअसल जहां से ये रेलगाड़ी गुजरती है उसे क्रॉस कर लोग अपने गांव में जाते हैं। ऐसे में रेल लाइन के ठीक बगल में बसे चितरकोठी गांव के लोग हमेशा हादसे की आशंका से डरे रहते हैं। रेलवे फाटक नहीं रहने से कई बार यहां दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन न तो ईसीएल इसकी सुध ले रहा है और न ही जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी। ग्रामीणों ने बताया कि इस ट्रैक पर हर रोज कोयला लेकर 2 बार मालगाड़ी जाती है। इस वक्त हम रेल लाइन के ऊपर खड़े हैं और ये रेल लाइन है, फरक्का जाती है। इस ओर ईसीएल का खदान है जहाँ से कोयला लेकर मालगाड़ी फरक्का जाती है और इस ओर है चितरकोठी गांव और ये है मेन मार्ग, मुख्य मार्ग, जहाँ से कि ललमटिया मुख्य मार्ग है। यहाँ से इस गांव के लोग इस गांव में आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर बीच सड़क पर रेल लाइन पार हुई है तो ग्रामीणों की भी अपेक्षा थी कि यहाँ पर एक फाटक लगा दिया जाए ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो। लेकिन जब यहाँ फाटक नहीं लगाई गई है तो लगातार ग्रामीणों के बीच आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी तरीके की बड़ी दुर्घटना जो है वो यहाँ हो सकती है। ये दुर्घटना को आमंत्रित करती है कि यहाँ फाटक नहीं लगाई गई है। इन्होंने कहा कि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने शिकायत भी की है, लेकिन अब तक उस शिकायत का हल इन्हें नहीं मिल पाया है। और गांव में फाटक नहीं होने की वजह से इन्होंने बताया कि 3-4 साल पहले एक दुर्घटना भी हुई थी जिससे कि एक लोगों की मौत भी हुई थी। और ये वो बोर्ड है, हम आपको दिखाएंगे कि ठहरिए, पार करने से पहले देख ले कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। ये कैसी कार्यशैली है कि अगर कोई कार से आ रहा है तो क्या वो खड़ा होकर यहाँ से देखेगा कि वो ट्रेन आ रही है या नहीं, फिर पास करेगा? तो ये एक बड़ा सवाल होता है कार्य प्रणाली पर भी, चाहे रेलवे की हो चाहे ईसीएल की हो। यह जिम्मेदारी किसी को लेनी पड़ेगी ताकि ग्रामीण जो है उन्हें परेशानी ना हो। और देखिए, गिरिडीह में मनरेगा योजना घोटाले की योजना साबित हो रही है। इसमें बिचौलिए से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी भी शामिल रहते हैं। ऐसा ही एक मामला तीसरी प्रखंड के थानसिंह डी पंचायत से सामने आया है, जहां डोभा बनाने के नाम पर पैसे की निकासी रोजगार सेवक की ओर से कर ली गई, लेकिन डोभा बना ही नहीं। वहीं जिस लाभुक के नाम पर योजना का आवंटन हुआ है उसे पता ही नहीं कि उससे कितना पैसा मिला है। मामले की जानकारी के बाद बीडीओ ने आरोपी रोजगार सेवक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद आनन फानन में डोभा बनाने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं इस काम में बिना जॉब कार्डधारी मजदूरों से भी काम करवाया जा रहा है। रोजगार सेवक का शायद हमको पता नहीं था, लेकिन कोई बोल रहा था कांग्रेस मिस्त्री, शायद ऐसे ही नाम था। ऐसे ही था, तब हम लोग को पास कराया। हम लोग तो ऐसे ही खड़ा था, काम करते थे, लेकिन वही से सब आगे कुछ किया। कितना पैसा आया अभी तक डोभा में? डोभा में ये पता नहीं है हमको कितना पैसा आया नहीं आया। तो पैसा किसके पास आता? पैसा सब वही जो काम वही करवाता था, वही जानते। कौन? वही रोजगार सेवक। ये चीज़ की हमको जानकारी नहीं, कि हमसे मिले भी नहीं है कि ऐसी बात है। अब हमको संज्ञान में उसमें देखेंगे, फाइल रिकॉर्ड देखेंगे, किसी रोजगार जो होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी योजना स्वीकृति कराता है तो रोजगार सेवक लाते हैं। अब रोजगार सेवक से पूछा जाएगा, अगर रोजगार सेवक पकड़े गए सर की ये बात तो कार्रवाई होगी। और देखिए, सिमडेगा में सरकारी कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर योजनाओं और वाहन जांच में अवैध वसूली का आरोप लग रहा है। यहां मनरेगा योजना के जूनियर इंजीनियर पर योजनाओं में 15% तक कमीशन लेने का आरोप लग रहा है। वहीं पुलिसकर्मी और पीसीआर गाड़ी पर वाहन जांच के नाम पर 500 से 3000 रुपए तक अवैध रूप से वसूली के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरोपी जेई के खिलाफ डीसी से शिकायत की गई है, जिसके बाद डीसी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इधर कोलेबेरा में भी एसआई पर हेलमेट जांच के नाम पर 3000 रुपए वसूली के साथ ही गाड़ियों से अवैध नजराना वसूलने की जानकारी मिलने पर एसपी ने भी कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्रखंड के पश्चिमी टैसर का मामला उठाया हूं, जहां पे सभी महिलाएं, कुछ लोग महिलाएं भी आई थी। उन लोग का कहना है कि 30,000 का जो योजना होता है उसमें 5,000 का घूस मांगा जा रहा है, और जो 4 लाख 5 लाख का जो रोड हुआ, मुर्मीकरण हुआ, समतलीकरण हुआ, जो भी हुआ, पुल पुलिया हुआ, उसमें 20 से 25,000 रुपये तक मांगा जा रहा है। डिटेल्ड फैक्ट के साथ जो कंप्लेंट्स है वो दायर होगा, जांच होगा, और जैसा उसमें फाइंडिंग होगा अकॉर्डिंगली वैसा हम लोग एक्शन लेते जाएंगे। और आश्वस्त रहें कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा, जिसमें किसी प्रकार से दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। और ये कहीं भी हम लोग प्रूफ नहीं करने वाले हैं कि बहुत कड़ी देने वाले हैं या बहुत सॉफ्ट होने वाले हैं। जिस रेशियो में गड़बड़ी हुई है उसी रेशियो में हम लोग दंडित भी करेंगे। ये जांच जारी है और मैं एक फ्लाइंग स्क्वाड बना रहा हूं, और जहां भी ये अनियमितता पाई जाएगी
उन पर तत्क्षण सख्त कार्रवाई होगी। ये क्षम्य नहीं है, इससे पुलिस की छवि खराब होती है। और अब खबर लोहरदगा से, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग कोरोना से निपटने के लिए फिर से तैयारी में जुट गया है। वहीं सदर अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। साथ ही कोविड संक्रमण के लिए चिन्हित केंद्रों को फिर से अपडेट करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसी के साथ लोगों से भी पूरी सतर्कता बरतने की अपील की है। सिविल सर्जन ने कहा है कि जगह जगह पर जांच की यूनिट बढ़ा दी गई है और लोगों की जांच लगातार जारी है। कोविड-19 के लिए पहले भी बहुत तैयारी में थे, आज भी हम लोग तैयार हैं। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है, दवाइयाँ उपलब्ध है, हमें किसी तरह की चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए हमारे यहाँ वो NICU रेडी है, उसके लिए वार्ड भी रेडी है। खासकर दूसरे प्रदेश से जो लोग आ रहे हैं उन पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने सभी चिकित्सा प्रभारी को पत्र भी लिखा है कि लोग सतर्क रहें और लोगों को जागरूकता अभियान चलाएं। और वहीं गढ़वा में भवनाथपुर प्रखंड का फुलवार गांव आज कई मायनों में पीछे है। यहां न तो सड़क है न कोई बुनियादी सुविधाएं। ऐसे में लोग गांव से बाहर जाने के लिए नदी पर बने बांस के पुल को पार कर जाने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में ये गांव प्रखंड और जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता है। ऐसे में लोग गांव में बंधक बनकर रह जाते हैं। लोगों ने जनप्रतिनिधियों से कई बार पुल निर्माण की मांग की है, लेकिन आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला। न्यूज़ 18 की ओर से SDM को जब लोगों की परेशानी के बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने जल्द ही फुलवार गांव में BDO को भेजकर लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने का भरोसा दिलाया। साथ में आवे जावे के साधन नहीं है। कोई बीमारों पड़ गई तो फिर नतीजा बा बीमारिया वही कर डॉक्टर ही का के बनावल बांस के पुल ई लइकन सब बनौले बड़ा। बरसात में नहीं डेगे पारत रहन, बीमारी हो गई रहे तो टांग के आदमी डगावत रहन, गाड़ी एकर देखते नहीं रहे तो वे लइकन बनौलन। पानी है कि इधर हमारे तरफ गांव से निकलने में बाढ़ जब आता है तो आदमी बह जाता है, गाय भैंस बह जाता है। कितना विधायक मंत्री आए, कितना हजारों गिनती किए कि हम लोग वोट देते हैं तो कम से कम हम लोग को पुल दे दीजिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है, बोलता है कि हाँ हाँ हो जाएगा, हमको वोट दे दीजिए, हम जीत जाएंगे, हो जाएगा। अब जीतता है तो भी नहीं जीतता है तो भी कोई काम करने के लिए एग्री नहीं है। अभी आप लोग कैसे पार होते हैं? इसी से पार होता है, नहीं तो उधर ही रहेंगे। बर बाजार जाना होगा, बर बीमारी होगा तो मारो, चाहे कुछ हो, इधर ही रहो। मामले के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो हम अपने प्रखंड BDO साहब से इसकी जानकारी लेते हैं, और अगर ऐसा है तो किस डिपार्टमेंट से पुल बनाया जा सकता है या क्या किया जा सकता है, जो भी संभव प्रयास होगा हम लोग। और अब बात भूत बंगला बने झरिया पुराना रेलवे स्टेशन की। धनबाद का झरिया पुराना रेलवे स्टेशन कभी गुलजार हुआ करता था। लोगों की भीड़ के साथ ही आसपास दुकानें सस्ती थीं। रेलवे को राजस्व मिलता था, लेकिन अब ये रेलवे स्टेशन खंडहर बन चुका है। रखरखाव के अभाव में और रेलवे की उदासीनता की वजह से इस स्टेशन को भूत बंगला बना दिया गया है। हाल ये है कि रात 8 बजे के बाद लोग स्टेशन की तरफ जाने से भी डरते हैं। अफवाह है कि स्टेशन के खंडहर से पायल घुंघरू के साथ रोने की भी आवाजें आती हैं। हालांकि न्यूज़ 18 किसी भी अफवाह की पुष्टि नहीं करता। आज इस स्टेशन में एक छोटे से केबिन से रिजर्वेशन टिकट काटी जाती है, लेकिन वो भी शाम 4 बजे तक ही। जैसे जैसे यहाँ अंधेरा होने लगता है, इलाके में सन्नाटा पसरने लगता है। दरअसल झरिया में जमीन के नीचे लगी आग ने इस स्टेशन को भी निगल दिया है। साल 2002 में झरिया रेल लाइन पूरी तरह से बंद हो गई। तब से यह इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। दिन के उजाले में लोग इसके अगल बगल से गुजर तो जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें डर सताने लगता है। जैसे पहले यहाँ पे बहुत चहल पहल था, रेल जब चलता था यहाँ पे तो यहाँ पे मार्केट वगैरह सब लगता था। अच्छा मतलब आदमी लोग बाहर से सब आते थे यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए। अब ऐसा यहाँ की स्थिति हो गया है जैसा कि मतलब कोई आना ही नहीं चाहता।
कुछ जगह में सब टूट गया है, मतलब अजीब टाइप से यहाँ आवाज़ें आती है। इस बिल्डिंग में पूरा एकदम भूतहा बिल्डिंग हो गया है। पहले झरिया का जो है नाज थी, झरिया जो स्टेशन है झरिया का नाज था, समझ गए ना। आज जो है झरिया का वो स्थिति हो चुकी है, जर्जर हो गया। यहाँ आज के डेट में लोग आने के लिए डरता है। यहाँ जो है झरिया स्टेशन में भूतों का बसेरा हो गया है आज के डेट में, यहाँ लोग आने के लिए डरता है। स्पिरिचुअल साइंस या आध्यात्मिक विद्या के मुताबिक देखे है कि जहाँ पर भी नकारात्मक बात होती है वहां पर तरह तरह के जब सुनसान समय होती है, रात के 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, जब साउंड पोल्यूशन जब धरती के खत्म हो जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा का जो है वो सकारात्मक तरीके से जो है वो जो सूक्ष्म चीज को स्थूल रूप से लोगों को दिखाई भी देता है। और वहां पर तरह तरह की आवाज, जैसे पायल का आवाज, घुंघरू का आवाज, या किसी का चलने का आवाज, मसाला पीसने का आवाज, पूड़ी छानने का आवाज, सब्जी बनाने का आवाज, तरह तरह की आवाज आती है। और खबर पलामू से, जहां रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों का समय बदला गया है। वहीं रांची सासाराम इंटरसिटी के आने जाने के समय में भी बदलाव किया गया है। दरअसल टोरी से लोहरदगा होते हुए रांची जाने वाले नए रेल मार्ग के बन जाने से पलामू से रांची की दूरी बहुत कम हो गई है। कम हुई दूरी और समय की बचत के कारण अधिकतर ट्रेनों का रूट इसी ट्रैक पर शिफ्ट कर दिया गया है। समय की बचत के साथ ही रविवार को चलने वाली रांची दिल्ली राजधानी का समय अब बदल दिया गया है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर राजधानी के पहुंचने का नया समय अब रात 8:39 है। वहीं रांची से इसका समय 5:15 बजे कर दिया गया है। एक्सप्रेस जो आपका पीछे रखो थोड़ा सा, जफर रविवार को आती है डाल्टनगंज स्टेशन में, उसका यहाँ पे टाइमिंग जो है 20:39 20:41 मतलब लगभग 1 घंटा पहले हो गया है, जो केवल रविवार के लिए आती है। जो बृहस्पतिवार को आएगी वो अभी वही टाइमिंग है 21:47। और अब खबर चतरा से, जहां जर्जर भवन में डर के साए में छात्राएं पढ़ने को मजबूर हैं। बालिका उच्च विद्यालय इटखोरी के जर्जर भवन की मरम्मत के लिए आवंटन के लाले पड़े हैं। स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सरकार के दावों का ये स्कूल पोल खोल रहा है। वहीं शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर कई सवालिया निशान भी यहां पर खड़े होते हैं और सवाल भी उठता है कि क्या सरकार के आदेश सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह जाते हैं। समस्या है और जिस अनुपात में यहाँ स्टूडेंट है, लगभग 400 छात्राएं हैं, उस अनुपात में यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। ये विद्यालय की जो 4 दीवारें है वह टूटा हुआ है और इसकी सूचना कार्यालय को दिया जा चुका है और कार्यालय से आश्वासन भी मिला। ऊपर से सीमेंट का टुकड़ा हम लोग के माथे पे, सिर पे गिरता है और जब बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होता है, पानी टपकते रहता है। हम लोग का कॉपी पे, पेन पे, सब जगह पानी गिरते रहता है। यहाँ इस स्कूल का बाउंड्री भी टूटा हुआ है, वॉशरूम भी सही नहीं है और जो बाउंड्री टूटा। वहीं पलामू का प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क कोरोना की वजह से करीब 1.5 साल तक बंद रहा, लेकिन अक्टूबर महीने में पार्क खुलते ही पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई। अकेले अक्टूबर महीने में करीब 4000 पर्यटक पार्क में पहुंचे थे। वहीं नवंबर महीने में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ती दिखी। खुशी की बात है कि पार्क में देसी के साथ विदेशी सैलानी भी पहुंच रहे हैं। वहीं पार्क में रौनक बढ़ने के साथ ही लोगों की आमदनी भी शुरू हो गई है। 2 साल जो पार्क बंद हुआ तो कोरोना के चलते बंद हुआ और 2 साल बंद हुआ, इसलिए जानवर भी थोड़ा सा अभी भी डर रहा है। और दूसरा का बात है कि पार्क जब खुला तो आमद बढ़ा, जैसे कि घुमाने में भी आमद बढ़ा, दुकान में भी आमद बढ़ा, पार्टी को भी आन के लौट जा रहा था, उनका भी एक मिला साधन कि पार्क खुल गया तो अंदर जाके देखें और देख के निकल रहे हैं। कोरोना काल ने बहुत हद तक पर्यटन को प्रभावित कर रखा था, मगर अब जैसे ही कोरोना के प्रतिबंधों में छूट मिली है, पलामू में पर्यटन एक बार फिर से पीक पर है। आपको बता दें कि पलामू स्थित बेतला नेशनल पार्क में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। बीते अक्टूबर महीने में ही मात्र अक्टूबर महीने में लगभग 4000 पर्यटकों ने इस पार्क का
लुत्फ उठाया है। साथ ही अभी देखिए कि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और कोरोना काल के बाद यह पहली मर्तबा है जब पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है बेतरा नेशनल पार्क में। साथ ही पलामू टाइगर रिजर्व के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, जहाँ लगातार पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। 2019 के बाद यह पहला मौका है जब इतनी भीड़ हो रही है और लोग लगातार यहाँ पर्यटन के लिए आ रहे हैं। बेतरा नेशनल पार्क में अभी पर्यटकों की संख्या पीक पर चली गई है। सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं। सफारी पार्क को लेकर के सफारी वाहन का भी इंतजाम किया गया है। रिसेप्शन एरिया भी बना दिया गया है। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। और झारखंड राज्य स्वच्छ भारत मिशन अनुबंध कर्मचारी संघ की ओर से राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। कर्मियों का साफ तौर पर कहना है कि वो पिछले 10 से 15 साल से काम कर रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन में बेहतर काम कर झारखंड को पहचान दिलाई है, लेकिन सरकार ने उन्हें एक झटके में हटा दिया। उन्होंने मांगे नहीं मानने पर 5 दिसंबर को मंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया। साथ ही बात नहीं बनने पर मुख्यमंत्री का आवास भी घेरने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के 800 अनुबंध कर्मी कार्यरत हैं, जो सरकार के फैसले के बाद बेरोजगार हो गए हैं। मिशन फेज 2 का लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। उसमें से क्या है, राज्य सरकार ने सब फेरबदल कर दिया है। अभी लगभग टोटल पूरे राज्य में लगभग 800 कर्मी काम कर रहे हैं। अब ये 800 कर्मी काम कर रहे हैं, इसको चिंता सरकार ने ना विभाग में किया है और उसको नए तरीके से वो सारा पद जो सृजित था उसको हटा करके और राज्य सरकार ने नया पद सृजित किया है। तो 5 तारीख के बाद जो हम लोग करेंगे, मंत्री के आवास को घेरना होगा घेरेंगे और ना ही मुख्यमंत्री के आवास को घेरना होगा तो घेरेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।